Hello everyone, myself Amrita Pandey and welcome to my channel Custless Mathematics। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सर्कल चैप्टर को। और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है क्योंकि क्लास 9th में भी आप सर्कल के बारे में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और वही चीज़ हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। जो थ्योरम हम क्लास 9th में पढ़े हुए थे वही थ्योरम जस्ट यहाँ पे अप्लाइड होंगे और कुछ टर्म हमारे एक्सटेंड कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे चीजें। पहले से ही मैंने कुछ यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो सर्कल ड्रॉ करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास अराइज होता है कि व्हाट इज सर्कल एंड ये कैसे बनता है। जैसे हमने पढ़ा था कि लाइन कैसे बनती है, तो लाइन में आपने क्या देखा था, व्हेन इनफाइनाइट पॉइंट्स आर लाई इन कोलिनियर मैनर देन लाइंस आर फॉर्म्ड। जब लाइन क्या होती है, जब इनफाइनाइट पॉइंट्स एक कोलिनियर वे में लाई करते हैं तो लाइन का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली सर्कल में आपका क्या होता है कि एक पॉइंट लिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जाता है और इसी सेंटर को, इस पॉइंट को सेंटर एज्यूम करते हुए इस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या किए जाते हैं, एक प्लेन में बनाए जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं व्हेन इनफाइनाइट पॉइंट्स आर लाई इन ए प्लेन एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन सर्कल आर फॉर्म्ड। अब देखिए ये इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे ही इससे सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे इनफाइनाइट पॉइंट, तो ये क्या होगा, सर्कल का फॉर्मेशन होगा। ये आपका सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? मे बी ये सर्कल अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, एलिप्स टाइप का हो गया कुछ, बट ये क्या होगा, जब इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे लाई करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। ये हो गया आपका सेंटर। अब जब आप क्या करेंगे, सेंटर से जो आपने पॉइंट्स लिया था सर्कल फॉर्मेशन के लिए, ये एक फिक्स डिस्टेंस थी। यही आप वहां पे बोले कि फिक्स डिस्टेंस पे जब इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं तो सर्कल बनता है। और यही फिक्स डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, इसी फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब देखिए जब इस सेंटर से इधर की डिस्टेंस रेडियस है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस ही होगी। एंड दिस रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इधर भी आर है सेंटर से, देखिए हम इसको ऊपर डिनोट कर रहे हैं, ये आर है और ये आर है, दोनों मिलके क्या बन गए, 2r। और यही जो कंप्लीट होता है ये क्या कहलाता है हमारा, ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाता है, दूसरे सर्कल में हम बनाते हैं, ये कंप्लीट होता है हमारा डायमीटर। डायमीटर क्लियर? फिर हम आते हैं, जब आप सर्कल के अंदर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट से ही मिलके तो बना है, तो कहीं पे भी जब आप क्या करेंगे, सर्कल को दो पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ए पे था और ये बी पे था, तो आप क्या बन जाएगा, ये कॉर्ड। सर्कल के अंदर कहीं पे भी आप दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, देखिए आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये भी क्या बन गया, कॉर्ड बन गया। आप यहां से ये ज्वाइन किए तो ये भी क्या बन गया, कॉर्ड बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स आर फॉर्म्ड इन अ सर्कल। एक कॉर्ड, एक सर्कल के अंदर कितने कॉर्ड बन सकते हैं। तो देखिए क्या है कि आप कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉर्ड ही बनेगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड लाई करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है। तो देखिए जितने भी आप ड्रॉ करेंगे ये कॉर्ड होंगे, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सी मिल रही है आपको, वो कॉर्ड सबसे लॉन्गेस्ट होगा जो सेंटर से पास करेगा। और सेंटर से पास क्या करता है, डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं अपने, आपने कहीं पे भी ये आर्क का सिंबल लगा दिया। आर्क का सिंबल तो आपको पता ही है, आप कहीं पे भी क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं सर्कल पे, तो वो क्या बन जाता है, आर्क बन जाता है। तो आप कहीं पे भी दो जगह लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा। इसको हमने डिनोट कर दिया ए बी से। क्या कभी कभी आपको ऐसे भी देता है, तीन टर्म में दे देता है, तो ये क्या हो गया, ए एक्स बी इज एन आर्क। क्लियर? फिर थर्ड आपके सामने आता है, यहाँ पे हमने क्या बनाया, कॉर्ड बनाया। ये कॉर्ड क्या है, ए बी। आप जान गए हो कॉर्ड क्या होता है, यहाँ पे आप समझ गए कि आर्क क्या होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे मैंने एक्स बना दिया
तो ये तो कॉर्ड है ए बी, लेकिन ये ए एक्स बी क्या है, आर्क है। और इस कॉर्ड और आर्क से जो मिलके बन रहा है रीजन, वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। सिमिलरली ये कॉर्ड है, यहाँ पे हमने वाई कर दिया, तो ये ए वाई भी क्या है, आर्क है। तो इस आर्क और कॉर्ड से मिलके क्या बना, सेगमेंट। अब देखिए ये कम रीजन दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो कम चीज को हम क्या बोलते हैं, माइनर, और ज्यादा को क्या बोलते हैं, मेजर। तो ये कैसा सेगमेंट हो गया, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। क्लियर। और ये ऊपर जो आपका है, जो ज्यादा रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। क्लियर है, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। ओके। अब देखिए आपने कॉर्ड पढ़ा था, आर्क पढ़ा था, तो ये बन गया। अब आप रेडियस पढ़ चुके हो, सेंटर से जो आ रहा है वो क्या है, रेडियस है। यहाँ भी सेंटर से जो आया वो क्या है, रेडियस है। मान लेते हैं ये ए ओ बी है और ये एक्स है। अब देखिए ओ ए एंड ओ बी इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड ए एक्स बी इज एन आर्क। तो आपके इस रेडियस और आर्क से मिलके जो रीजन बन रहा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेक्टर। सेम वही चीज आपकी हो रही है, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो ये ऊपर भी क्या है, आर्क है, तो ये भी क्या कहलाएगा, सेक्टर। अब इसमें जो आपको कम दिख रहा है, नीचे वाला क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। क्लियर। ये थी आपकी बेसिक नॉलेज है, ये जो हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्लास 9th के कुछ थ्योरम हैं जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी कम टाइम में डिस्कस होंगे क्योंकि वो थ्योरम भी बहुत इजी है। हम इस सर्कल को इरेज नहीं कर रहे, इसी सर्कल में बना लेंगे अपना थ्योरम, और ये हम इरेज करते रहे। देखिए जो आपके बेसिक थ्योरम हैं वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जब आप बेसिक चीज माइंड में रखे रहेंगे तो आगे जितने भी थ्योरम आएंगे वो सब आपको समझ में आते रहेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमने पढ़ा हुआ था क्लास 9th में कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर पे एंगल भी कैसा फॉर्म करेंगे, इक्वल एंगल ही फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कैसे सेगमेंट है, दो इक्वल सेगमेंट है, ये है सेगमेंट ए बी और ये है सेगमेंट कॉर्ड सी डी। ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, लेकिन हमें सेगमेंट की जरूरत नहीं है, हम किसकी बात करेंगे, कॉर्ड की बात करेंगे। तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये है आपका सेंटर, ये हो गया आपका रेडियस और ये भी हो गया रेडियस। आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब थ्योरम में ये बोला गया है कि इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे फॉर्म इक्वल एंगल एट द सेंटर। इट मींस ये एंगल इस एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब इस थ्योरम को देखिए, मेरे कहने से तो आप मान नहीं लेंगे, तो मुझे तो प्रूव करना पड़ेगा अपनी बात को। तो हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी हमने ले लिया, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज इट इज गिवन, क्वेश्चन में ही गिवन है कि बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल। फिर हम आ जाते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। OA is equal to OD because both are the radius of circle. Both are radius of circle. Similarly, OB is equal to OC. OB is equal to OC. ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, सर्कल के रेडियस है। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, क्योंकि इनकी तीन साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। बाय यूजिंग साइड क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस
आप बोल सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड, उनके एंगल्स सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये था आपका फर्स्ट थ्योरम जो क्लास 9th का था। अब ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चा इसका यूज है प्रॉपर आपका क्लास 10th में। लेकिन अब जितने भी थ्योरम है उस थ्योरम को हम प्रूव नहीं करेंगे। ये आपका फर्स्ट थ्योरम था इसलिए मैंने प्रूव कर दिया। अब जितने भी थ्योरम है वो प्रूव नहीं होंगे। क्विक रिवीजन चल रहा है आपका, इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए सेकंड आपके पास आता है थ्योरम। सेकंड थ्योरम में बोला गया है कि अगर किसी कॉर्ड पे आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो इस कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी, दैट इज बाइसेक्ट कर देगी। क्लियर? थ्योरम समझ में आया? थ्योरम में क्या बोला है कि अगर आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से क्या बना रहे हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। मतलब बाइसेक्ट करने का क्या है, AX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको भी प्रूव कर सकते हो, आप इसको इधर ज्वाइन करो और इसको इधर ज्वाइन कर दो। क्लियर? अब ज्वाइन करने के बाद आप देखोगे कि आपको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ट्रायंगल AXO एंड BXO। क्लियर है? जिसमें OX इज इक्वल टू OX कॉमन साइड है, OA इज इक्वल टू OB है बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सर्कल। फिर आप बोल सकते हो कि OXB एंगल OXB इज इक्वल टू एंगल OXA बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। क्लियर? और जहां पे भी 90 डिग्री होता है, हाइपोटेनस आपस में इक्वल होता है और एक साइड इक्वल होती है, तो वहां पे कैसी कॉन्ग्रुएंसी लगती है? बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है? जस्ट इसी का कन्वर्स आ जाता है कि अगर सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलरली आ रही होगी। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं अपने 10th क्लास पे, क्योंकि ये बस कॉमन चीजें मुझे बतानी थी जो मैंने बता दी। अब इससे ज्यादा यूज नहीं है आपका क्लास 10th में 9th का। अब जो आ रहा है टर्म वो न्यू टर्म है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे 3 सर्कल बना रहे हैं। और इन 3 सर्कल्स का यूज करके हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकालेंगे यहाँ पे, जो हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं इसी पे बेस्ड है। देखिए ये है सर्कल, हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी। क्लियर? फिर हमने एक लाइन यहाँ बना दी और हमने एक लाइन यहाँ पे बना दी। अब देखिए इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगर ये इस सर्कल का सेंटर है, देखिए ये सेंटर मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, इसका कुछ रेडियस नहीं लिया। अब ये तीनों डायग्राम देखने के बाद आपके माइंड में एक चीज तो आ रही होगी कि तीनों तो है सर्कल। बिल्कुल सही बात है, तीनों क्या है? सर्कल है। ये तीनों भी एक लाइन की बात कर रहे हैं, तो लाइन है। कहाँ तक जा रही है उसके बारे में अभी हम कुछ बात नहीं कर रहे, लाइन है। लेकिन इन तीनों डायग्राम को देख के ये पता चल रहा है कि एक लाइन जो है सर्कल से काफी डिस्टेंस पे है, एक लाइन है जो सर्कल को कट कर रही है और जो थर्ड लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है। क्लियर? तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये है सर्कल और ये है लाइन। इन दोनों की फ्रेंडशिप नहीं हो पाई। ये दोनों लोग क्या है, काफी दूर दूर है। दूर दूर है तो छोड़ दो, मतलब इनसे कोई मतलब है नहीं एक दूसरे को, तो ये कैसी हो गई? नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई, मतलब इनका कोई फ्यूचर में स्कोप नहीं है। ये दोनों लोग आपस में गुस्सा हैं और कभी बात नहीं करेंगे। ठीक, इनका देखिए इसमें क्या हो रहा है
कि ये लाइन इस सर्कल को दो जगह पे क्या कर रही है, कट कर रही है, दो जगह पे कट कर रही है। तो अभी हमने एक चीज पढ़ी हुई थी पीछे कि जब भी आप क्या करते थे, दो पॉइंट को एक साथ सर्कल के अंदर ज्वाइन करते थे तो वो कैसा बिहेव करता था, इतना पोर्शन देखिए, वो कैसा बिहेव करता था, कॉर्ड की तरह बिहेव करता था। तो बन गया ये अपना कॉर्ड AB, और इस लाइन से तो कोई मतलब रहा नहीं। इसी को सेकेंड भी बोलते हैं, ये जो बनता है आपका, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो कॉर्ड और आर्क से मिलके बनता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो इसमें तो टेंजेंट की कोई बात आई नहीं, भूल जाते हैं इसको, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है, कट नहीं कर रही, टच कर रही है, ठीक। अब जब टच कर रही है तो जहां पे टच करेगी वहां पे कांटेक्ट होगा, और जहां पे टच करेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PABC, जो देना है वो दे दीजिए, ठीक। और यही जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाती है, इसी को क्या नाम दिया गया है, यही क्या होती है, ये होती है आपकी टेंजेंट। क्लियर, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन 3 पॉइंट से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। वो क्वेश्चन ये होते हैं कि इफ अ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, और पहले इनसाइड नहीं, हम यहाँ पे आउटसाइड की बात कर रहे हैं लाइन की, तो आउटसाइड की बात करते हैं। इफ अ पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल देन हाउ मेनी टेंजेंट आर फॉर्म्ड। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो कितने सर्कल टेंजेंट बनेंगे। तो देखिए, जब आप ऐसे बनाएंगे तब तो कोई टेंजेंट नहीं बनेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सर्कल को टच करते हुए बनाना है। तो हमारे पास प्रोसेस ये है कि आउटसाइड द सर्कल हम क्या करें, एक पॉइंट बना दें, और हमें टेंजेंट बनानी है सर्कल को टच करते हुए, तो इस पॉइंट से पास करते हुए क्या करें, सर्कल पे टच करा दें। क्लियर, इधर से भी टच करा दें। अब आप कुछ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इधर ले जाएंगे तो वो टेंजेंट नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो कट करने लगेगी सर्कल को। हमें क्या कराना है, टच कराना है। तो अगर पॉइंट आपका क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा तो कितने टेंजेंट बन पाएंगे आपके तब 2 टेंजेंट बन पाएंगे। अब नॉन इंटरसेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हटा दिए हम यहाँ से, कितने टेंजेंट बन गए आपके, 2 टेंजेंट बन गए। अब इसको हटाते हैं हम यहाँ से। दूसरा टर्म आता है, इफ अ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल देन हाउ मेनी टेंजेंट आर फॉर्म्ड। अगर सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करेगा तो कितने टेंजेंट बनेंगे। तो आप सर्कल के अंदर ले आइए, ये तो बिल्कुल क्या करेगा, इसको कट करते हुए जाएगा, तो यहाँ पे 0 टेंजेंट बनेंगे। क्लियर, आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अगर ऑन द सर्कल लाई कर रहा है, पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, तो कितने टेंजेंट बनेंगे। तो ऑन द सर्कल का मतलब पॉइंट यही हो जाएगा, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ऐसे आप बना सकते हैं। क्लियर है, ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट क्या होगा, चेंज होता जाएगा। मतलब एक पॉइंट से सिर्फ कितने टेंजेंट पास कर सकते हैं, एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पास कर सकते हैं, अगर वो ऑन द सर्कल लाई कर रहा है। या आप बना के देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कितने टेंजेंट पास करेंगे, एक से एक टेंजेंट पास करेंगे। फिर से आपका यहाँ पे और कॉन्सेप्ट आता है, दूसरे सर्कल में दिखाते हैं, आप एक ही सर्कल में कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप भी इसी सर्कल पे घूमने लगेंगे। देखिए, आपसे पूछेगा कि एक सर्कल है, उसमें कितने टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो देखिए, हम मान लीजिए यहाँ पे एक टेंजेंट बनाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेते हुए, ठीक। एक टेंजेंट हमने यहाँ बना दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इनका, B। अब ये बताइए कि और कोई टेंजेंट बन सकती है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो ये टेंजेंट तो बिल्कुल नहीं है। टेंजेंट कौन सी है, टेंजेंट एक ये है और एक ये है। तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट बन पा रही है पैरेलल एक दूसरे के, 2 टेंजेंट बन पाएगी, 2 से ज़्यादा टेंजेंट आप नहीं बना सकते। क्लियर है। देखिए, ये सब छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आपसे
अभी जो हमने आउटसाइड वाला कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था, इफ अ पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल देन हाउ मेनी टेंजेंट आर फॉर्म। तो हमने अभी देखा कि आउटसाइड द सर्कल अगर पॉइंट लाई करेगा तो कितने टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट बनेंगे। तो हम उसको ड्रॉ करते हैं। अभी हम स्केल का यूज कर रहे हैं क्योंकि हाथ से प्रॉपरली बन नहीं रहे हैं टेंजेंट, और आपको देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, और देखने में अच्छे नहीं लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपके साथ बहुत कंडीशंस रहती हैं। थोड़ा सा और आगे इसको हम लोग प्रोसीड कर देते हैं, ये और एक्सटेंड होगा। तो वैसे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल चुका है ए, और यहाँ पे मिल गया आपको क्या, यहाँ पे मिल गया बी, और ये है पॉइंट बी। अब देखिए आउटसाइड द सर्कल पे आपको कितने टेंजेंट मिले, 2 टेंजेंट। अब थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ही सर्कल पे 2 टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, देखिए ये इसी पॉइंट से आ रहा है टेंजेंट, और ये टेंजेंट भी इसी पॉइंट से आ रहा है। इट मीन्स पी ए और पी बी दोनों एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं और एक ही सर्कल पे आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि इन दोनों टेंजेंट को कैसे प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो क्या आप मेरे कहने से मान लोगे कि ये इक्वल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे प्रूव। ठीक है, तो आप इसको कर दीजिए ज्वाइन, कर दिए, ज्वाइन किए। तो ये आपको क्या दिख रहा होगा, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। ठीक, अब आपको इसको और इसको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे इसको आप कर दीजिए ज्वाइन। अब इसको प्रूव करने से पहले एक बेसिक सा टर्म बताएंगे हम, और वो टर्म बताते ही ये प्रूव आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये एक सर्कल है, इस पे ये एक टेंजेंट है, ये एक क्या है, टेंजेंट है। अब फर्स्ट थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर आप सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी टेंजेंट पे, बात समझिएगा, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी टेंजेंट पे अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे, क्लियर, अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? आपको ये थ्योरम बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके रखना है। क्या रखना है कि अगर आप किसी सर्कल के सेंटर से किसी सर्कल के टेंजेंट पे, सेम सर्कल की बात हो रही है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखिए ये थी टेंजेंट, ये था सर्कल का सेंटर, और यहां से ड्रॉ हुआ क्या, रेडियस, तो ये टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली ये था पीबी टेंजेंट, और ये था सेंटर सर्कल का, और यहां से रेडियस ड्रॉ हुआ तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हमें इसमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल PBO, ट्रायंगल PAO। यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। क्लियर? अब इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, आपको ये प्रूव करना है। टू प्रूव आपका क्या है, TP क्या चल रहा है, टू प्रूव चल रहा है PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। क्लियर? यही आपका टू प्रूव है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल में आप बोल सकते हो कि OB इज इक्वल टू OA। पहले ट्रायंगल A की बात हुई है, PAO की, तो हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सर्कल। इतना क्या सोचना,
जब सामने चीजें दी हो। क्लियर? हमने क्या किया, OB को OA के इक्वल दिखा दिया। क्यों दिखाया? क्योंकि ये सर्कल का रेडियस था, अपने मन से तो दिखाएंगे नहीं। फिर आप बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू क्या, PO। OP इज इक्वल टू PO या फिर OP इज इक्वल टू OP। इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, आपस में कॉमन साइड है। क्लियर? दो चीज आपको मिल गई। अब क्या मिलेगा, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OP OBP। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। ये क्या है, ईच इक्वल टू 90। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है, एक एंगल 90 डिग्री बनाया, एक साइड आपस में क्या हो गई, सेम हो गई, मतलब इक्वल हो गई, और ये क्या बन गया, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस हो गया, और हाइपोटेनस भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखिए, इसका भी सामने का ये, इसका भी सामने का ये, दोनों इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PAO is congruent to triangle PBO by using RHS congruency। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने बताया भी, आपको समझ में आ गया होगा कि RHS congruency से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब RHS congruency से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बोल सकते हो कि साइड PA इज इक्वल टू PB by using कैसे, CP/CD। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से क्लियर हो गया। अब इसी में दूसरा थ्योरम स्टार्ट होता है, बिल्कुल इसी डायग्राम पे हम बताएंगे, आपका बिल्कुल टाइम लेने वाले नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना थ्योरम पे, हमें सिर्फ समझना है चीजों को। देखिए, आपसे दूसरा थ्योरम बोलता है कि अगर ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे, सॉरी कॉर्ड्स नहीं, टेंजेंट की बात करेंगे, कॉर्ड्स तो इधर आ जाएंगे, पहले हम टेंजेंट की बात करेंगे। आपसे बोलेगा कि ये टेंजेंट आपस में अगर इक्वल है तो ये सेंटर पे एंगल भी कैसा बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। सेम कॉर्ड वाले थ्योरम की ही बात हो रही है। कॉर्ड में क्या था कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो वो सेंटर पे एंगल कैसा बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया कि अगर दो टेंजेंट आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर पे एंगल कैसा बनाएंगे, वो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनाएंगे। तो आपको बेसिकली यही काम करना है, पूरा थ्योरम आपको यहाँ तक प्रूव करना है, सेम एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना। फिर आप बोल सकते हो बाय CP/CD एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। क्लियर? बाय CP/CD। फिर थर्ड पे अगर हम आते हैं, थर्ड थ्योरम पे आते हैं, तो आपको बोलेगा कि ये दो टेंजेंट PA और PB आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पे भी क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएंगे। क्लियर? फिर से आपको क्या करना है, सेम ये दोनों ट्रायंगल लेना है। क्लियर? और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है जैसे आपने ऊपर किया, और फिर उसके बाद आप बोलेंगे बोथ एंगल आर इक्वल बाय यूजिंग CP/CD। क्लियर? बस इतनी सी बात थी इस चैप्टर में, और इस चैप्टर से सिंपल चैप्टर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इस चैप्टर में जो भी आपने टेंजेंट के बारे में पढ़ा, ये आपका हेल्प करेगा कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। वैसे तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर का जो भी है मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप कंस्ट्रक्शन और बाकी के जितने भी चैप्टर हैं उस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन जो भी है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और बहुत क्लियरली सब चीज़ मेंशन है। जितने भी वीडियोस हैं उसमें एक क्विक रिवीजन है, एक वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपके होल चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। अब ऑलमोस्ट ये जो क्रैश कोर्स का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था कंप्लीट हो चुका है, कुछ पोर्शन बचा हुआ है सिर्फ एक आध चैप्टर का, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ताबड़तोड़ क्वेश्चन पे, जिसका मुझे बहुत वेट है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और
उससे पहले जाने से पहले वीडियो ख़त्म होने वाली है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, आप फॉरवर्ड कर करके देख रहे होंगे या फिर जो भी जैसे भी देख रहे हो। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इतना आपको पता है। मुझे हर वीडियो में फिर भी बोलना पड़ता है, कोई नहीं, हर वीडियो में बोलेंगे।